Hello friends, today in this session I'm going to start a second video of the company law. पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज इस दूसरे वाले वीडियो में हम कंपनी लॉ के अंदर शेयर के बारे में बताएंगे और डिबेंचर्स, इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ शेयर, यानी शेयर की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज शेयर या डेफिनेशन ऑफ शेयर, तो आपको शेयर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। शेयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 82 84 में बताया गया है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर का मतलब होता है कंपनी की जो भी कैपिटल होती है उस कैपिटल में लोगों का पैसा कितना है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 4 पर्सन है, एक्स वाई जेड और एक ए है। ए ने कुछ पैसे कंपनी के अंदर लगाए, एक्स ने कुछ पैसे लगाए, वाई ने कुछ पैसे लगाए, जेड ने कुछ पैसे लगाए। अब ऐसे इन सब के पैसे कंपनी के कैपिटल में है तो ये शेयर ही होंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन ए ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ पोर्शन एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ पोर्शन वाई ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ पोर्शन जेड ने कंट्रीब्यूट किया है। इस तरीके से इन लोगों ने कुछ कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं जिससे वजह से कैपिटल कंपनी की बढ़ी है, ठीक है। तो शेयर मीन्स अ शेयर यानी भाग, एक हिस्सा होता है जो भी कंपनी की कैपिटल होती है उसमें शेयर होल्डर्स का। एंड साथ में शेयर में स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे वो स्टॉक नहीं है आपका जो हम गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ये स्टॉक यहाँ पे शेयर का ही स्टॉक होता है, ये शेयर का ही स्टॉक होता है, उसको बोला गया है, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। कंपनी की जो भी शेयर कैपिटल होती है वो यूनिट्स में डिवाइड होती है। इच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, हर यूनिट को क्या बोला जाएगा, शेयर कहा जाएगा। दैट मीन्स शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर, इस वजह से इसमें बहुत तरह के शेयर्स आपको मिलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज पावर टू इशू शेयर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इन्हीं के पास पावर होती है शेयर इशू करने का। अ पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय। अगर कोई पर्सन जो शेयर परचेज करता है किसी कंपनी का तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं, किस तरह का वो अधिकार एंजॉय करता है। एंजॉय नॉट ओनली द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स बट ऑल्सो दोज राइट्स विच हैव बीन गिवन टू हिम बाय द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में उसे कुछ राइट्स देते हैं, यानी जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको कुछ राइट्स मिलता है कंपनी एक्ट के द्वारा। इट्स सिक्योर टू इट्स ओनर राइट टू रिसीव अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। पहला राइट्स ये मिलता है कि कंपनी में जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। इफ एनी एंड द प्रोपोर्शन पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी अपॉन लिक्विडेशन। दूसरी ये चीज़ कि अगर कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है यानी जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो उस केस में भी शेयर होल्डर्स को भी पैसे वापस करने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे लास्ट में पैसे हम शेयर होल्डर्स को देंगे। सब लोगों को पैसे देने के बाद जो पैसा बचेगा तब हम इक्वल शेयर होल्डर को देंगे। On the other hand, the shareholder may also require to pay the full value, यानी अमाउंट अनपेड ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम ऑन द वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले ये भी चेक किया जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स है क्या उन्होंने सारे पैसे दिए हैं कि नहीं। मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर है एक्स है, इससे 10 रुपया लेना था लेकिन उसने अभी केवल 8 रुपया ही दिया है, तो 2 रुपया अभी नहीं दिया है, तो 2 रुपया हम पहले शेयर होल्डर से मांगेंगे, उसके बाद सब लोगों का पैसा पे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर जाके हम शेयर होल्डर्स को वापस करते हैं। शेयर्स आर अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स हो या फिर कोई भी मेंबर्स का कोई भी इंटरेस्ट की चीज होती है जो कंपनी के अंदर होती है, वो कैसी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो जिसको इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ट्रांसफरेबल भी होती है इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी।
ये सारा चीज कंपनी के आर्टिकल्स में बताया गया हो। Each share in a company having a share capital is distinguished by its appropriate number. जितने सारे शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर, प्रत्येक शेयर का उसकी खुद की अप्रोप्रिएट नंबर्स की वजह से उसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब उसे डिफरेंट किया जाता है, अलग होता है, इसलिए उनका डिस्टिंक्टिंग नंबर होता है। एंड अनलेस द शेयर हेल्ड आर विद द डिपॉजिटरी इन द डीमैट फॉर्म, जब डीमैट फॉर्म में उसे हम रखेंगे तो वो कोई उसका डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। लेकिन जब हम उसे फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि पहले शेयर कैपिटल्स यानी शेयर जब परचेस किए जाते थे तो उसके लिए अलग से डिस्टिंक्ट नंबर दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज होते थे कि हाँ ये शेयर किसका है। लेकिन जब से डीमैट फॉर्म आ चुका है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी चीज़ें रखी जाती है शेयर्स, तो उसको डीमैट फॉर्म बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, डिपॉजिटरी के पास रखा जाता है। तो उस केस में आपको कोई भी डिस्टिंक्शन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अ शेयर कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, शेयर को हम और सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक्स ने शेयर लिया तो एक्स ने कुछ शेयर वाई को कर दिया, कुछ शेयर जेड को कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, शेयर्स को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। जिसके नाम शेयर होगा वो शेयर उसी के नाम अलॉट होगा, वो किसी और के नाम अलॉट नहीं कर सकते एक ही समय पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर्स वर्सेस स्टॉक। यानी हमें ये डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस होता है शेयर्स और स्टॉक। ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके बीकॉम में भी आएंगे, ठीक है, और नॉर्मली अदर एग्जाम में भी ये पूछता है। यानी शेयर्स वर्सेस स्टॉक में डिफरेंस क्या है। शेयर में नॉट बी फुल्ली पेड अप, शेयर जो होता है वो फुल्ली पेड अप नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक्स कोई पर्सन है, 10 रुपया लेना था उससे, 8 रुपया ही पे किया है, तब भी तो वो शेयर कहलाएगा। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक तभी बनेगा जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ। अगर किसी शेयर को स्टॉक में बनाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए उस शेयर की वैल्यू पूरी पेड होनी चाहिए। दूसरा, शेयर हैज ए नॉमिनल वैल्यू, शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, जबकि स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन स्मॉल फ्रैक्शन, शेयर को हम स्मॉल फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल शेयर बियर डिस्टिंक्टिव नंबर, सारे शेयर्स जो हैं सब शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। लेकिन अगर डीमैट फॉर्म में रहेगा तो कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। लेकिन जो स्टॉक होती है, स्टॉक डिस्क्लोज द कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। स्टॉक में कंसोलिडेटेड वैल्यू होती है, यानी सबकी सारे शेयर्स को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस स्टॉक की एक कंसोलिडेटेड वैल्यू आ जाती है। ऑल शेयर आर ऑफ द इक्वल डिनोमिनेशन, सारे शेयर्स जो होते हैं वो इक्वल डिनोमिनेशन के होते हैं। लेकिन स्टॉक कैसा होता है, अनइक्वल अमाउंट्स के होते हैं, हो सकते हैं। अनलाइक शेयर्स, स्टॉक कैन नॉट बी डायरेक्टली इशूड इन फर्स्ट इंस्टेंस। पहले बार में हम स्टॉक या शेयर्स को डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू स्टॉक। यानी जब भी हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। जिस शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं उस शेयर की वैल्यू पूरी पेड होनी चाहिए, यानी कंपनी को उस शेयर का पूरा पैसा मिल चुका हो, तभी कंपनी उस शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइंड्स ऑफ शेयर्स। As per Section 43 of the Companies Act 2013, a company limited by shares, both public company and private company, may issue following kinds of shares. सेक्शन 43 में ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। तो लिमिटेड बाय अगर शेयर्स कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो कितनी प्रकार के शेयर्स वो इशू कर सकती है, तो 4 प्रकार के शेयर वो इशू कर सकती है, यानी उसके पास 4 प्रकार के शेयर्स होती है। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स with डिफरेंशियल राइट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये 4 प्रकार की इक्विटी शेयर्स होती हैं, सॉरी शेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर्स होता है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा इशू किया जाता है। इसकी कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स भी होती हैं, जैसे कि जो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो फिक्स डिविडेंड उनको मिलेगा हर साल।
ठीक है, ये फिक्स अमाउंट होता है या फिक्स रेट से दिया जाता है। दूसरा राइट ये होता है कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, जब भी कंपनी बंद होती है, तो उन्हें सबसे पहले रिपेमेंट किया जाता है। शेयर अदर क्लास ऑफ शेयर से पहले, अदर क्लास ऑफ शेयर से पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे दिए जाते हैं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैमुलेटिव प्रेफरेंसेस। कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? Cumulative preference shares has a right to claim the fixed dividend of current year out of the future profit। यानी ये बोला गया है कि अगर ऐसा कोई cumulative preference shares ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी राइट्स होती है तो उनको फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा इसी साल का भी और फ्यूचर प्रॉफिट में से भी दिया जाएगा। द डिविडेंड इन दीज शेयर्स एक्यूमुलेट अनलेस पेड। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं पहले साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर्स को, दूसरे साल भी डिविडेंड नहीं दिया, तीसरे साल क्या करेगा, वो पहले साल और दूसरे साल का डिविडेंड ऐड करके कम्युनिकेट करके एक ही साथ वो जितना भी डिविडेंड का अमाउंट बनेगा वो पे करेगा। तो अगर आपने कुछ ऐसा प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है जो क्यूमुलेटिव है तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो एग्रीगेट मिलेगा। अगर किसी साल नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर ईयर्स में आपको दिया जाएगा। If a company is unable to earn sufficient profits in year to pay dividend on preference shares, deficiency is made good out of the profit of the subsequent year। जैसे कि मैंने भी बताया कि आने वाले साल में जब प्रॉफिट होगी तो उस साल पिछले साल का भी जो डिविडेंड नहीं दिया गया है उसको भी पे कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज कैमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा कैसी होती है? कैमुलेटिव होती है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्रेसली ये बताया नहीं जाता है तब तक हम ये मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स कैसा होगा? कैमुलेटिव। ओके, दूसरा होता है नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जस्ट इसका उल्टा है पहले वाले का। यानी इसमें जो डिविडेंड है वो अगर किसी साल नहीं दिया गया तो फिर आने वाले फ्यूचर ईयर्स में भी नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड on non-cumulative preferences can be paid only out of profit of that very year, is not allowed to accumulate to be paid out of profit of the future years। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट ईयर में पहले साल में अगर डिविडेंड का अमाउंट नहीं पे किया गया है तो दूसरे ईयर में जब जाएंगे यानी फ्यूचर ईयर में सेकेंड ईयर हो जाएगा तो सेकेंड ईयर में भी हम कोई डिविडेंड नहीं देंगे अगर आपने ऐसा शेयर परचेज किया जो नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस है। नेक्स्ट तीसरा होता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है कि डिसाइड अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, a holder of these shares are also entitled to participate with the equity shareholders in the surplus profit। मतलब इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है किसी भी कंपनी में तो आपके पास राइट हो जाता है कि आपको जो फिक्स डिविडेंड दिया जा रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ में अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलावा कोई सरप्लस प्रॉफिट होती है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये राइट आपको मिलेगा अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो। They may also be entitled to get a share in the surplus assets of the company on its winding up। साथ में अगर जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस हो जाता है तो वहां पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में ये जब तक प्रोवाइड नहीं किया गया हो, जब तक बताया नहीं गया हो तो प्रेफरेंस शेयर शैल बी प्रेज्यूम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिव। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या मानेंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाएंगे जब तक अगर आर्टिकल्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया हो। तो आर्टिकल्स में एक्सप्रेस करना जरूरी हो जाता है। अगर एक्सप्रेस नहीं किया है तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि कौन सा प्रेफरेंस होल्डर है? नॉन पार्टिसिपेटिव। सेम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस क्या है? होल्डर ऑफ दीस शेयर्स आर एंटाइटल्ड ओनली टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में तो पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी सरप्लस प्रॉफिट पे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स होल्डर्स जिनके शेयर्स
कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड। एक निश्चित समय के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोला जाएगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी इक्विटी शेयर्स में, तो उनको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। redeemable preference shares, shares which can be redeemed after a fixed period or after giving a certain notice at any time at the will of a company out of profit of the company or sell proceed of new shares are called redeemable shares। ये सिंपल सी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो फ्यूचर में उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, उनको बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Any shares which can be redeemed after a fixed period या after giving a certain notice at any time at the will of the company। कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसे वापस कर देती है ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या फिर नोटिस देकर उन्हें उनके पैसे वापस कर देती है, तो उनको बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मान लीजिए मैंने कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया है, 10 साल के बाद कंपनी सारे पैसे वापस कर दिए, तो मेरा जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर वो कौन सा कहलाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। 10 साल तक मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। लास्ट है आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जस्ट इसका उल्टा है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो आपके शेयर के पैसे वापस नहीं होंगे, पूर्ण इररिडीमेबल होगा, which cannot be redeemed। वो रिडीम नहीं हो सकता ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी लाइफ में वो पैसे रिडीम नहीं हो सकती। द कंपनी एक्ट डज नॉट परमिट अ कंपनी टू इशू एनी प्रेफरेंस शेयर। तो जो कंपनी एक्ट है वो ऐसा कंपनी को परमिट भी नहीं करता है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, या फिर उसे रिडीमेबल होगा आफ्टर 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, so company act does not permit a company to issue any preference shares which are irredeemable or are redeemable after 20 years from the date of issue। तो मतलब ये कंपनी को अलाउ नहीं किया जाता है कि आप इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो या फिर 20 साल से ज़्यादा का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो। ये चीज़ें कंपनी के ऊपर बैन किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये चीज़ें लाई गई। तो ये मैंने अभी बताया आपका प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे पहले से, फिर भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आप होंगे तो आपके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंशियल राइट किस रेस्पेक्ट में बोला गया है, यानी आपको डिविडेंड के रेस्पेक्ट में प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के रेफरेंस में प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा। दे रैंक आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स, उनको हम हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के बाद रखेंगे, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आप हो तो आपको जब भी पैसे मिलेंगे या डिविडेंड मिलेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलेंगे। दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी, उनके पास अधिकार आ जाता है वो कंपनी की किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास ये राइट्स होता है, और वो वोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दे रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड डिक्लेयर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो रिसीव भी कर सकते हैं। एंड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड देयर फिक्स्ड डिविडेंड। लेकिन ये डिविडेंड उन्हें कब रिसीव होगा, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इक्विटी शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट्स, ये दूसरी क्लास है, यानी अगर आप ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है जिसके पास आपके पास कुछ डिफरेंशियल राइट्स हैं, तो आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, ये देखेंगे। एज पर द कंपनीज issue of share capital with differential voting rights rules 2001 में a company limited by shares may issue shares with differential rights as to dividend voting or otherwise subject to following rules। क्या क्या रूल्स है यहाँ पे देखेंगे। अगर आप ऐसा इक्विटी शेयर्स हैं जिसके पास डिफरेंशियल राइट्स हैं, तो आपके पास कुछ यहाँ पे रूल्स आते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल है, अगर कोई कंपनी है, इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ें अथराइज कर दिया गया है कि आप
इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं कौन से वाले, डिफरेंशियल राइट्स वाले, तो आप इशू कर सकते हैं। दूसरी ये रूल्स है कि कंपनी इज अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ओनली टू एक्सटेंड ऑफ 25% ऑफ टोटल इशू शेयर कैपिटल। यानी जो टोटल इशू शेयर कैपिटल होगा उसका केवल 25% ही आप डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इज ऑब्टेन बाय पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। यानी आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट से आपको रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। फोर्थ रूल है कि कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच इट वाज डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। मतलब कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, पिछले 3 सालों के एग्रीगेट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो पिछले 3 सालों के एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार का इक्विटी शेयर्स इशू करना है। कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो किस चीज में, एनुअल अकाउंट से एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में पिछले 3 सालों में। क्योंकि जब अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है एनुअल रिटर्न भरने में या एनुअल फाइलिंग करने में, तो आप इस प्रकार का शेयर इशू कर सकते हैं। कंपनी डिड नॉट फेल टू रिपे इट्स डिपॉजिट, साथ में कंपनी किसी प्रकार की डिपॉजिट्स को रिपे करने में फेल न किया हो, ना ही उस डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसको रिपे करने में फेल किया हो, ठीक है। तो ना ही किसी प्रकार का रिडीम या डिवेंचर्स को रिडीम करने में वो डिफॉल्ट किया हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या फिर फेल हो जाती है डिपॉजिट के पैसे वापस करने में या डिवेंचर्स के पैसे वापस करने में या फिर किसी प्रकार का डिविडेंड वापस करने पे करने में, तो फिर वो कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कौन से वाले, डिफरेंशियल राइट्स वाले। इसके बाद कंपनी हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेबी एक्ट। साथ में ये भी देखेंगे कि जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं लगा हो सेबी एक्ट के द्वारा या फेमा एक्ट के द्वारा या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा। यानी अगर सेबी के द्वारा अगर आपको कोई ऑफेंस आपने किया है या फिर फेमा एक्ट के द्वारा आपने कोई ऑफेंस किया है, उस कंपनी ने ऑफेंस किया है या फिर आपका SCRA के द्वारा कोई ऑफेंस किया है, तो फिर वो कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशू नहीं कर सकती है। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन मीटिंग इन्वेस्टर ग्राइवेंसेस। साथ में ये भी देखना है कि अगर कोई कंपनी है उसने इन्वेस्टर्स की कोई भी ग्राइवेंसेस थी यानी शिकायतें थी, प्रॉब्लम थी, उसको आपने सुना ही नहीं, डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशू नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन है जिसने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स राइट शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। यहाँ पे बोला है कि जो पर्सन है अगर उसने कोई ऐसा इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखा है जिस पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, तो उसके पास अधिकार होगा, वो बोनस शेयर भी ले सकता है, राइट शेयर्स भी ले सकता है, सेम क्लास का, लेकिन याद रखें। यानी अगर डिफरेंशियल राइट्स वाले हैं तो डिफरेंशियल राइट्स वाले भी बोनस शेयर उसको मिलेगा, डिफरेंशियल राइट्स वाला ही राइट शेयर उसको मिलेगा। A register of the members will all relevant particulars of the shares so issued and the shareholders should be maintained। यानी जो भी रजिस्टर बनाया जाएगा मेंबर्स के लिए, वो मेंबर्स का जो भी रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में उस पार्टिकुलर शेयर्स का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक्स कोई मेंबर है, अगर एक्स मेंबर ने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर परचेज किए हैं, तो उसके रजिस्टर में यानी इस रजिस्टर जो होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा उसमें एक्स के पास एक्स के पार्टिकुलर शेयर्स लिखेंगे, तो एक्स का क्या शेयर्स है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यानी जितनी प्रकार के शेयर्स होंगे, जितने तरह के शेयर होल्डर्स होंगे, सबके उनके रिलेवेंट पार्टिकुलर शेयर्स को मेंशन करना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। ऐसे करके ये आपका इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स है। नेक्स्ट आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स आता है।
नाम से समझ में आ रहा होगा, स्वेट मीन्स क्या होता है, मेहनत यानी पसीना। तो अगर ऐसा कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है जो बहुत मेहनत किया है, ठीक है, और उसकी मेहनत की वजह से कंपनी ग्रो की है, कंपनी आगे बढ़ी है, तो जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो ये सोचता है कि हम ऐसे एम्प्लॉय को कभी जाने ना दें, तो वो उन एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करता है ताकि वो कंपनी के मालिक बन जाए और इस वजह से वो कंपनी को छोड़कर कहीं और ना जाए। तो sweat equity shares means equity shares issued by a company to its employees or directors at a discount. Sweat equity shares का मतलब एक ऐसा इक्विटी शेयर जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, इसको अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पे मतलब मार्केट प्राइस से कम। मार्केट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो वो उसे 50 रुपये में ही दे देंगे। एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद रखेंगे, अदर देन कैश यहाँ पे कंसिडरेशन हो सकती है। फॉर प्रोवाइडिंग, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर्स, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्रोवाइडिंग नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। वही हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई कंपनी का यहाँ पे पर्सन है, उसका नाम है राहुल। राहुल ने उस कंपनी के लिए कुछ पेटेंट फॉर्मूला बनाया था, कुछ फॉर्मूला बनाया था। उस फॉर्मूला से कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, कंपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। लेकिन अब राहुल को अच्छे पैसे मिलने लगे, दूसरी कंपनी से वो जाने लगा। तो अब ये कंपनी क्या चाहेगी कि राहुल कहीं और ना जाए, इसलिए वो कंपनी क्या इशू कर देगी, फिर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी। राहुल को बोलेगी कि मैं अपनी कंपनी का शेयर आपको इशू कर रहा हूँ, मैं ये शेयर आपको दूंगा, 100 रुपये का है, मैं आपको 50 रुपये देता हूँ। तो ऐसे करके ये डिस्काउंट राहुल को दे देगी, ठीक है, ताकि राहुल कहीं और ना जाए। इसको बोला जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, 54 के अकॉर्डिंग कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू किया जाएगा, जो पहले से इशू हो चुका है, उसी प्रकार के शेयर्स इशू किए जाएंगे इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी, जो कि ये है, द इशू इज अथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी। जो भी इशू किया जाएगा वो इशू कैसा होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही इशू करना पड़ेगा। अगर आप कोई शेयर इशू कर रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, जो रिजोल्यूशन पास करेंगे उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी बताना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, उसकी करेक्ट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ये सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा। इफ एनी एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर आर एम्प्लॉइज टू होम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड, और किस लोगों को, किन लोगों को आप शेयर इशू कर रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, वो चीजें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। 1 year should have elapsed at the date of such issue since the date on which the company had commenced business। कह रहा है ये स्वेट इक्विटी शेयर कब इशू किया जाएगा, अगर आज बिजनेस मैंने खोला और 1 साल बीत जाएगा तभी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। यानी बिजनेस कमेंस होने के 1 साल बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, याद रखेंगे। Where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares should be issued in accordance with the regulation made by SEBI। अगर कोई कंपनी है जो लिस्टेड है सेबी पर, वो कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसे कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो जो कंपनी एक्ट में जो रूल्स बताया गया होगा उस रूल्स को फॉलो करके वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी। इसके बाद द राइट्स एंड लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के रूल्स एंड प्रोविजंस या लिमिटेशन राइट्स होते हैं वो भी सेम अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा किसी पे, जो स्वेट इक्विटी शेयर वाले होंगे उन पे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है द होल्डर ऑफ सच शेयर्स शैल रैंक पारी परसू विद अदर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। सेम वही रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जो अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स का दोनों का सेम प्रोविजंस होती है, रूल्स सेम होते हैं, राइट्स सेम होते हैं।
अब हम आ देखेंगे शेयर्स अगर कोई परचेस कर लेता है तो अलॉटमेंट क्या होती है। व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? Allotment of shares means it is acceptance by company of the offer. Allotment of share is acceptance होती है by the company of the offer. The communication of acceptance of this offer by an allotment order or notice give rise to valid contract between both the parties, company and shareholders. Means acceptance of the मतलब क्या है यहाँ पे, जब कंपनी का हम शेयर परचेस करते हैं तो कंपनी हमें पहले ऑफर करती है, फिर हम उस ऑफर को परचेस करते हैं। तो कंपनी उस परचेस को अलॉट करने का मतलब ये हो गया कि वो अपने रजिस्टर में हमारा नाम लिख देती है। अगर कोई एक्स पर्सन ने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया और उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया, हाँ एक्स ने हमारी कंपनी का शेयर परचेस किया है, इसको और भी शेयर अलॉट कर दिया जाए, उसके सारे पैसे को हम रख कर उस नाम से सर्टिफिकेट इशू कर देते तो उसको अलॉटमेंट बोला जाता है। ये एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में होता है। तो allotment is the acceptance by the company of the offer to take up shares. अलॉटमेंट क्या होता है, एक तरह का एक्सेप्टेंस होता है जो कंपनी के द्वारा किया जाता है जब जो भी ऑफर कंपनी ने की होती है और उसके थ्रू शेयर होल्डर्स शेयर परचेस करते हैं। Allotment of shares is usually done by a resolution of board of directors. कंपनी का जो भी शेयर अलॉट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके ही शेयर्स का एक्सेप्टेंस किया जाता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन टू होम द शेयर आर अलॉटेड। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और जिस पर्सन को शेयर अलॉट करना है उसके बीच में। अलॉटमेंट टू बी वैलिड, अलॉटमेंट वैलिड कब माना जाएगा, जब जनरल प्रिंसिपल्स की जितने सारे रूल्स हैं वो फॉलो किए गए अलॉटमेंट के दौरान। अलॉटमेंट शुड बी मेड वेरी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, अलॉटमेंट प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ड्यूटी ऑफ अलॉटी शेयर्स इज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब जो भी अलॉटी शेयर्स होती है उसका कर्तव्य क्या होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उसे किया जाए। The board should pass the resolutions of the allotment at its meeting. जो बोर्ड होता है वो क्या करेगा, मीटिंग्स में अलॉटमेंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास करेगा। इट शुड बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम, ये एक रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। यानी अलॉटमेंट कैसे होना चाहिए, अलॉटमेंट एक फिक्स टाइम होता है, रीजनेबल टाइम होता है, उसी के अंदर आपको अलॉटमेंट कर देना पड़ेगा। Allotment must be made within a reasonable period of time, otherwise offerer may refuse to take the shares. अगर अलॉटमेंट आपने रीजनेबल टाइम में नहीं किया तो जो ऑफर होता है वो मना कर देगा शेयर्स को लेने के लिए। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम का मतलब इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस, ये अलग केस में अलग अलग हो सकता है। इसके बाद अलॉटमेंट जब भी किया जाएगा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। There can be no binding contract unless acceptance of offer is properly communicated to the applicant. यहाँ पे कोई भी ऐसा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक एक्सेप्टेंस ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता। यानी अगर जो ऑफर मिला है उस ऑफर का जब तक कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर लेती है तब तक एप्लीकेंट के ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती। Posting of properly addressed letter of allotment will be taken as valid communication. यानी वैलिड कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एड्रेस लेटर में आपको अलॉटमेंट में अपना प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा और साथ में ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मेरा ये एक्चुअल एड्रेस है जिस पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इवन इफ इट इज डिले और लॉस ड्यू टू कोर्स ऑफ ट्रांजिशन, इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अलॉटमेंट एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। Allotment must be absolute and unconditional and must conform to terms and conditions. अलॉटमेंट जब भी करेंगे इसमें किसी प्रकार का कंडीशंस नहीं लगाना पड़ेगा और ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी एप्लीकेंट होती है वो एप्लीकेंट किसी प्रकार की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए अलॉटमेंट के दौरान। अब कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
Company law does not impose any restriction upon a private company to allot its shares. जो कंपनी लॉ है उसमें कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर शेयर अलॉट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए. बट अ पब्लिक कंपनी ऑफरिंग शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक for subscription cannot proceed to make a valid allotment unless it complies with the requirement of section 39 to 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000. कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी के कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं अलॉटमेंट के लिए, पब्लिक कंपनी के रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स क्या है सेक्शन 39 40 में बनाए गए. पहला चीज क्या है रूल्स पब्लिक कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सेक्शन 39 सब्सक्रिप्शन 1 में बताया गया है. अ कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज टू पब्लिक unless the amount stated in prospectus as a minimum amount has been subscribed and some payable on the application for the amount stated have been received by the company by check or other instrument. मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए ये चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ता है. प्रोस्पेक्टस में जो भी मेंशन किया जाता है उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है 90% ऑफ द एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी का जितना है उसका 90% आपको आ जाना चाहिए. अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया शेयर इशू किया है, 1 लाख शेयर इशू किया है, 1 लाख का 90% यानी 90,000 शेयर का एप्लीकेशन आ जाना चाहिए. एप्लीकेशन मनी इसका भी कंडीशन है a sum of at least 5% of nominal value of shares must have been received in cash by the company as application money or as may be specified by the security exchange board by making regulation in this behalf. ये कह रहा है कि कम से कम नॉमिनल वैल्यू का 5% आपका शेयर वैल्यू जो शेयर है उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू का 5% आपको एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो जाना चाहिए या फिर जो भी रूल्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग रिसीव हो जाना चाहिए. मान लेते हैं यहाँ पे कि 10 रुपया आपका एक शेयर है, 10 रुपये का 5% अगर निकालेंगे नॉमिनल वैल्यू इसका 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा ये आएगा 0.5. तो मतलब एप्लीकेशन पे आपको 0.5 रुपीज तक रिसीव हो जाना चाहिए कम से कम. अदरवाइज नहीं तो आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, ये अलॉटमेंट नहीं करवा सकते आप. नेक्स्ट है आपका मनी टू बी केप्ट इन स्केड्यूल बैंक. मनी को आप कहाँ रखेंगे जो भी पैसा रिसीव होगा कंपनी को पैसा कहाँ रखेंगे स्केड्यूल बैंक में रखेंगे. All application money received from the public for subscription to the securities shall be kept in the separate bank account in a scheduled bank and shall be utilized only for adjustment against allotment of securities where the securities have been permitted to deal in the stock exchange and specified in prospectus. यानी ये पैसे जो रखे जाएंगे शेड्यूल बैंक में इसको यूटिलाइज किया जाएगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट. अगर किसी ने पैसा एडवांस दे दिया है एप्लीकेशन पे ज़्यादा रिसीव हो चुका है तो उसको अलॉटमेंट के समय हम एडजस्ट करेंगे या फिर ये पैसे हम वापस कर देंगे किसको उन सारे एप्लीकेंट का विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. क्योंकि अगर कोई कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर पाया तो वहाँ पे पैसे वापस करने पड़ते हैं. तो अगर कोई भी रीजन हो सकता है उस केस में अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे एप्लीकेंट को. नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी. सेम चीज मैंने बताया अगर मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपके सारे पैसे आपको एप्लीकेंट को वापस करने पड़ते हैं. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट whenever a company having a capital makes any allotment of security it shall file a registrar a return of allotment in such manner as may be prescribed. अगर जब भी अलॉटमेंट किया जाता है सिक्योरिटीज का तो उस केस में रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. किस चीज़ का रिटर्न फाइल करनी पड़ती है उसमें बताना पड़ता है कि मैंने मेरी ये कंपनी है और इस कंपनी ने शेयर इशू किया था और इतनी अलॉटमेंट होने वाली है. तो वो सारा अलॉटमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और उस रिटर्न में बताना पड़ता है कि शेयर्स के कितने शेयर्स जो है अलॉट किए जा रहे हैं उसकी नॉमिनल अमाउंट कितनी है और किन किन लोगों ने शेयर को परचेस किया उनका एड्रेस क्या उनका पैसा क्या अलॉटी का. ये सारा चीज़ आपको उस रिटर्न्स के अंदर लिख कर आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है. अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी कितना लग सकता है इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी for its default 1000 rupees for each day during which such default continue or 1 lakh rupees whichever is less. मतलब कि अगर कोई डिफॉल्ट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या ऑफिसर के द्वारा डिफॉल्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी
और ये पेनल्टी का अमाउंट क्या होता है, 1000 रुपया पर डे लगेगा जब तक आप डिफॉल्ट कंटिन्यू आपका है, मतलब आप जब तक आप डिफॉल्ट सही नहीं करते हो तब तक आपको 1000 रुपया पर डे लगेगा, या फिर 1 लाख रुपया लगेगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा, जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज टू बी डील विद स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई ऐसा सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील हो रहा है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उस सिक्योरिटी को डील कर रहे हैं, सेबी के द्वारा डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। Every company making public offers and before making such offer should make an application to one or more recognized stock exchange and obtain permission for securities to be deal with stock such stock exchange। प्रत्येक पब्लिक कंपनी को जब भी वो ऑफर करती है तो ऑफर करने से पहले उसे ये बताना पड़ता है कि उसका जो शेयर है वो कितने स्टॉक में रिकॉग्नाइज है, और उससे परमिशन लेनी जरूरी रहती है। तो जब भी ऑफर आप इशू करेंगे, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी जो कंपनी कितने मेरी कंपनी जो कितने स्टॉक पे रिकॉग्नाइज है, कितने स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज है, लिस्टेड है, और वो शेयर जब इशू करने जाएगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टॉक रिकॉग्नाइज से। दूसरा ये कंडीशन, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। स्टॉक का नाम आपको बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। Where a prospectus state an application to a stock exchange has been made, such prospectus shall also state the name or names of the stock exchange in which security shall be dealt। आपको अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर स्टॉक का नाम बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज का, यानी स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे दो हैं, आपको पता होगा। एक आपका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो होते हैं इंडिया के अंदर। इन दोनों में से जिस पे भी अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसका नाम बताना। Any condition purporting to require or bind any applicant for securities waive compliance with any of the requirement of section 40 shall be void। कोई भी अगर कंडीशन है जो जिसको बताया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन, अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन अगर बताई गई उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन रिक्वायर नहीं किया, आपने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, जो भी कंप्लायंस से सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, वेव कर दिया, छोड़ दिया, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वायड हो जाता है और आपके ऊपर फिर पेनल्टी लग जाएगी। सेम चीज वही, इफ डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आपने ये सेक्शन कंप्लाई ही नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितना हो सकता है, 5 लाख रुपीज से कम नहीं होगा, और उसको बढ़ा के 50 लाख कर सकते हैं। और जो भी प्रत्येक एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सारे ऑफिसर है उनके ऊपर भी पनिशेबल चार्ज होगा, वो जेल हो सकती है उनको। जेल कितने महीने के लिए, 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए जेल हो सकती है। और फाइन भी लग सकती है ऑफिसर के ऊपर, 50,000 से कम नहीं होगा, उसको बढ़ा के 3 लाख कर सकते हैं। यानी देखो दो यहाँ पे, एक तो कंपनी के ऊपर और एक दूसरा ऑफिसर के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। कंपनी के ऊपर कैसे लगेगा, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है, सेक्शन को फॉलो नहीं किया है, तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, सॉरी 5 लाख, कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा विच में एक्सटेंड टू 50 लाख तक कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और दूसरा, अगर ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है, तो ऑफिसर डिफॉल्ट किया है तो कम से कम 50,000 और इसको बढ़ा के 3 लाख तक कर सकता है। तो ऑफिसर के ऊपर 50,000 से लेकर 3 लाख तक लगेगा, कंपनी के ऊपर 5 लाख से लेकर 50 लाख तक पेनल्टी लगेगी। या फिर दोनों हो सकता है, ऑफिसर को दोनों क्या हो सकता है, जेल भी हो सकती है। इस तरीके से ये पेनल्टी बताई गई है। अगर आप का कंपनी जो लिस्टेड है और आप लिस्टेड है, तो सेबी का जो भी रूल्स बताया गया उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उस केस में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अब आते हैं हमारा मेंबर्स। मेंबर क्या होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कंपनी के अंदर मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है मेंबर एंड शेयर होल्डर्स में? Member and shareholder are used interchangeably and except for a few exceptions, these are not synonymous। Members और shareholders कभी भी सेम नहीं होते हैं, हम इसको अक्सर बोलते हैं सेम होते नहीं।
पर्सन होल्डिंग शेयर इन ए कंपनी आर टर्म्स एज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर किसको बोला जाएगा? जो पर्सन कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा रहता है उसे शेयर होल्डर्स बोलते हैं। मेंबर्स किसको बोलते हैं? मेंबर डिनोट अ पर्सन whose name is entered on the register of members of the company। मेंबर्स वो कहलाते हैं जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम लिखा होता है, जिस पर्सन का वो मेंबर कहलाता है। और शेयर होल्डर वो कहलाता है जो पर्सन कंपनी का शेयर होल्ड करके रखता है। इट इंक्लूड्स अ होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी whose name is entered in beneficial owner in record of depository। Generally, shareholding in a company is the meeting through which a person become member in a company by having a name on the register of members। सेम चीज में होता है कि अगर कोई पर्सन है जो शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है, नॉर्मल तो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। जैसे उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा, वो क्या बन जाएगा? मेंबर्स बन जाएगा। But there may be companies without shares capital which cannot have shareholders but have members। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी शेयर्स होल्डर्स मतलब शेयर कैपिटल है नहीं उस कंपनी के पास, तो वो कंपनी के पास शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, बस केवल मेंबर्स होते हैं। याद रखें। एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, कंपनी के हर मेंबर्स एक शेयर होल्डर होते हैं। सिमिलरली एवरी शेयर होल्डर इज आल्सो मेंबर इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। मतलब हर मेंबर शेयर होल्डर हो सकता है लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर्स नहीं हो सकता है। ये चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेंबर्स विदाउट बीइंग शेयर होल्डर्स, मतलब कब मेंबर्स जो बिना शेयर होल्डर्स के मेंबर बन जाते हैं, मतलब वो शेयर होल्डर नहीं है लेकिन मेंबर कहलाएंगे। सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम, अगर जो मेमोरेंडम है उस मेमोरेंडम में साइन किया गया है, सिग्नेचरी हो गई है किसका? कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? मेमोरेंडम में साइन कर देते हैं इन फ्यूचर्स के वो हम कंपनी के मेंबर बनेंगे, हम ही कंपनी के मेंबर्स हैं। They become member in the company by reason of their having signed in the memorandum and their name are immediately put on the register of members। तो उनका नाम भी कहाँ लिख दिया जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। Even before any allotment of share is made to you, कोई भी शेयर्स अलॉटमेंट होने से पहले ही उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है, तो वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। तो यानी अगर अगर कोई पर्सन मेमोरेंडम में साइन कर दिया है कि हम कंपनी के मेंबर हैं, तो फिर कंपनी का मेंबर कहलाएंगे। बताओ यहाँ पे शेयर होल्डर तो बना ही नहीं, कंपनी का शेयर परचेस किया ही नहीं, वो मेंबर बन गया साइन करने से। दूसरा, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? पर्सन हु ceases to be a member of the company during the period of 12 months preceding the winding up by the reason of forfeiture, surrender or transfer of shares can be held liable for payment of unpaid portion of the shares money on the unpaid value of shares held by them in case of default of the present shareholders। मतलब क्या है? लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स वो कहलाते हैं जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी जब बंद की जाती है, तो उसके एक साल पहले तक, एक साल के दौरान जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी दूसरे शेयर होल्डर से परचेस सेल कर लेते हैं, मेंबर से शेयर परचेस कर लेते हैं। तो मेंबर से जो शेयर परचेस करते हैं, क्योंकि इस मेंबर को पता होता है कि कंपनी एक साल के बाद बंद होने वाली है, तो ये अपना शेयर बेच देते हैं। तो जब ये अपना शेयर बेचते हैं तो फिर ये मेंबर तब भी कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने शेयर बेच दिया है, क्योंकि इन्हें पता था कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली है। तो उस केस में कंपनी जो क्या करेगी, इन मेंबर से पैसे रिकवर करेगी। इसलिए मेंबर्स ये जो है लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं, और ये जो शेयर होल्डर है जो एक साल के अंदर है उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो ये जो मेंबर है ये शेयर होल्डर तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी ये मेंबर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कंपनी बंद होने वाली, इस वजह से इन्होंने अपना शेयर बेच के भाग गए। तो जब ये बेच के चले गए तो यहाँ पे कंपनी इन्हीं को पकड़ती है, तो तब तक ये कंपनी मेंबर्स कहलाते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो उसके पास केवल मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होते। मेंबरशिप बाय एक्वेंसेंस, अगर मेंबरशिप आप ले रहे हो एक्वेंसेंस की वजह से, यानी अ पर्सन हु मिसरिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मेंबर, कोई पर्सन है जो अपने आप को गलत बता के मेंबरशिप ले रहा है, shall be stopped from denying his position subsequently and shall be held liable as member through he is not a shareholder of the company। अगर वो मेंबर ले चुका है तो फिर उसकी पोजीशंस को डिनाई नहीं करेंगे, वो मेंबर ही कहलाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो शेयर होल्डर तो है नहीं, तो इस वजह से वो मेंबर भी कहलाएगा क्योंकि उसने गलत तरीके से मेंबरशिप ले लिया है।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का शेयर अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर उस कंपनी का कंटिन्यू मेंबर रहेगा जब तक उसका नाम रिप्लेस नहीं कर दिया जाता ट्रांसफरी से, तब तक वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। तो ही इज नॉट मोर ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जैसे ही उसका नाम हटा दिया जाएगा तो वो भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। ऐसे करके ये है आपके मेंबर्स विदाउट बीइंग शेयर होल्डर्स। अब आगे देखेंगे शेयर होल्डर्स विदाउट बीइंग मेंबर्स। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना मेंबरशिप के ही शेयर होल्डर होते हैं, बिना मेंबरशिप। जैसे ट्रांसफरी, ट्रांसफरी क्या है भाई, शेयर होल्डर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज आर शेयर होल्डर एंड रिसीव डिविडेंड देयरऑन विदाउट हिज नेम बीइंग एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ट्रांसफरी हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये लोग क्या होते हैं, डिविडेंड इनको रिसीव होता है और ये कंपनी के मेंबर्स भी नहीं होते, लेकिन ये कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे, मान लेते हैं कोई एक्स पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा है वाई, वाई ने तो शेयर परचेस किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो शेयर होल्डर कहलाएगा और एक्स का जो हिस्से का डिविडेंड होगा वो किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। मेथड ऑफ बिकमिंग मेंबर्स, मेंबर बनने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अगर आपका नाम मेमोरेंडम में लिखा गया, मेमोरेंडम में आपने साइन कर दिया और कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाई जाती है उसमें अगर आपका नाम लिखा दिया, लिख दिया गया है तो आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। दूसरा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। जनरल सी बात है, जैसे आप शेयर परचेस करो, शेयर परचेस किया आपने, एप्लीकेशन पे पैसे दिए, फिर अलॉटमेंट हो गया तो आप कंपनी के मेंबर बन जाओ। यही चीज लिखा है इसमें। बाय होल्डिंग इक्विटी से डीमेट फॉर्म, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है डीमेट फॉर्म में, ठीक है, तब भी आप कंपनी के मेंबर्स बन जाते हो। बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर के द्वारा अगर आप कंपनी का केस, कोई कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो उस केस में आप उस कंपनी का मेंबर्स बन जाओगे, जैसे ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाएगा। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर थोड़ा अलग है, ट्रांसमिशन अलग है। ट्रांसमिशन कब होता है, ट्रांसमिशन कब होता है, ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यानी जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पास शेयर ऑटोमेटिक चला जाता है जब जो भी प्रेजेंट शेयर होल्डर्स होता है उसकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट मेंबर्स की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा या बेटी कुछ भी है, वाइफ है, उसके नाम अगर शेयर ट्रांसफर चला हो जाता है ऑटोमेटिक, उसको बोला जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे भी मेंबर कौन बन जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट है आपका बाय एक्विजिशंस। एक्वेंसियंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डिनरी एक कोई पर्सन है जो मेंबरशिप लेता है किसी कंपनी का, वो इसके लिए एग्रीमेंट होता है राइटिंग में, लेकिन समटाइम्स दे नीड टू बी मेंबर ऑफ कंपनी बी कंडक्ट इफ ही, अगर उसे लगता है, कभी कभी उसे ये मान लिया जाता है कंपनी का ही मेंबर है और इस वजह से उसे सारा काम कंपनी के मेंबर की तरफ से करवाया जाता है, तो उस केस में वो कंपनी का मेंबर होगा। जैसे मैंने बताया ना कि उसने कुछ समय के लिए अपने नाम को मिसबिहेव करके, मिसरिप्रेजेंट करके मेंबरशिप दिखा दिया कि मैंने कंपनी का मैं मेंबर हूँ, तो वो कंपनी का मेंबर आपने गलती से दिखाया तो तब तक आपको कंपनी का मेंबर ही माना जाएगा। अलाउ हिज नेम अपार्ट फ्रॉम एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, होल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ टू बी अ मेंबर, अलाउ हिमसेल्फ टू बी हेल्ड आउट ऑफ ए मेंबर, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ जाएगी। ठीक, ऐसे करके कंपनी का आप मेंबर्स ले सकते हो, मेंबरशिप बन सकते हो। अब आते हैं कि कंपनी का जो मेंबरशिप होता है वो कैसे टर्मिनेट होती है। अ पर्सन विल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कब टर्मिनेट होगा, मेंबरशिप कब खत्म होगी, जब वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर देता है। जब जो अलॉटी होता है, अलॉटेड किया जाता है उसे, वो अगर फॉरफिट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा तब उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। जब वो अपने शेयर को सरेंडर कर देता है तब खत्म हो जाएगा। जब एक्सप्रोरिएटेड कर देता है, यानी उसका जो शेयर है वो एक्सप्रोरिएट करने का मतलब हो गया कि उसके शेयर्स को हटा दिया गया है, कंपनी ने पता ही नहीं है कि वो पर्सन है कहाँ, वो अपना शेयर परचेज किया और उसका लापता हो गया, कुछ पता नहीं चला कि वो है कहाँ इसमें, तो फिर ऑटोमेटिक उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। व्हेन हिज शेयर आर सोल्ड बाय कंपनी इन एक्सरसाइजेबल राइट्स लियम, जब अपना शेयर राइट शेयर्स के अकॉर्डिंग बेच देता है, जब उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है,
या फिर वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, रिप्रेडिएट कर देता है, और जो कंपनी है उसके शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन के मतलब उसकी फॉल्स स्टेटमेंट या मिसलीडिंग की वजह से उसका शेयर कैंसिल कर देता है, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देता है, तो मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन ही वाज होल्डिंग द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद बीइंग रिडीम, जब वो किसी कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है और वो रिडीम हो जाता है तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। व्हेन ही टेंडर और सोल्ड हिज शेयर्स इन बायबैक ऑफ शेयर्स, जब वो अपना बायबैक शेयर कर लेता है तब भी उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। या कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो उस केस में भी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से मेंबरशिप एंड होती है, खत्म होती है। कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है? कंपनी का मेंबर, कंपनी कोई दूसरी कंपनी बन सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है, ट्रस्टीज बन सकती है, जॉइंट शेयरहोल्डर्स बन सकते हैं। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या राइट्स होता है? उनके पास पहला राइट्स ये होता है कि वो कंपनी के बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे तब जितनी कॉपी वो ले सकते हैं, सबके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबकी कॉपी वो ले सकता है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज वो एक्सेस कर सकता है, ये राइट्स होती है उसके पास। दूसरा राइट्स क्या होता है कि राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, कॉर्पोरेट डिसीजन बनाने के लिए भी उसके पास राइट्स होती है। तीसरा, कॉर्पोरेट डिसीजन का मतलब क्या हुआ? कंपनी के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, कोई चेंजिंग होगी, रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, कैपिटल्स को बढ़ाना है, कैपिटल्स को घटाना है, ठीक है, ये सारा चीज, कोई ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना है, लोन लेना है, मर्जर करना है, ये सारा चीज जो होती है एक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन होती है, तो उसमें कंपनी के मेंबर्स के पास राइट्स होता है कि उसमें वो डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का भी राइट्स होता है, यानी मेंबर्स जनरल मीटिंग में भी जाके बैठ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई मेंबर जो है कंपनी लॉ बोर्ड जो होती है या ट्राइब्यूनल होती है उसके द्वारा मीटिंग्स भी बुला सकते हैं, एजीएम बुलवा सकता है, इसके पास भी राइट होती है। ये एजीएम कब बुलवा सकता है? अगर ये एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया करवाने में, तो उस केस में मेंबर के पास राइट होता है कि वो ट्राइब्यूनल के द्वारा एजीएम बुलवा सकता है। दूसरा, किसी भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार होता है मेंबर के पास। अकाउंट्स एंड ऑडिट करवाने का अधिकार भी होता है मेंबर्स के पास। कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार होता है मेंबर के पास। शेयर होल्डर के पास ये भी राइट्स होती है कि वो रिसीव कर सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड ट्रांसफर भी कर सकता है शेयर, या रिसीव कर सकता है राइट ऑफर ऑफ द शेयर्स, या बोनस शेयर भी रिसीव कर सकता है, ये भी राइट्स होती है शेयर होल्डर्स के पास या मेंबर्स के पास। राइट्स अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, Company Act confer right to shareholder in matter of operation by the majority or mismanagement. The lesser of 100 shareholders are those holding 10% of voting rights can apply to company law board. कहने का मतलब कि अगर कोई पर्सन है, उसने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया तो वो शेयर होल्डर हो गया। अगर उसकी मेजोरिटी ऑपरेस की जा रही है, उसकी पावर्स को ऑपरेस की जा रही है, तो वहाँ पे वो पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी लॉ बोर्ड के पास जा सकता है। किसके खिलाफ? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस चीज़ को लेकर? राइट्स को लेकर। तो उस राइट्स के लिए कंपनी लॉ बोर्ड के पास जा सकते हैं। ये ऐसा राइट्स होता है मेजोर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास, याद रखेंगे, ये राइट्स होती है। लायबिलिटी क्या होती है मेंबर्स की? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, ये अलग अलग कंपनी के टाइप्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके हर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है कंपनी की पूरी डेट को पे करने के लिए। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस मेंबर की, उस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी उसकी गारंटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना भी उसने गारंटी लिया है तो उतनी गारंटी तक की उसकी लायबिलिटी रहेगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी केवल फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक की होती है, जितना उसने परचेज किया है। ये खत्म। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ शेयरहोल्डर्स। पहले ये समझेंगे ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे एक्स एंड वाई, एक्स शेयर होल्डर है, एक्स मेंबर है कंपनी का, इसने अपना शेयर पर बेच दिया वाई को। अब वाई को बेच दिया तो यहाँ पे ये ट्रांसफर कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाएगा। सेम वाई अगर किसी को और बेचता है तो तब भी ट्रांसफर कहलाएगा। तो ट्रांसफर जो होता है वॉलेंट्री एक्ट होता है, ये शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अपने शेयर को दूसरे पर्सन को बेच देता है। लेकिन ट्रांसमिशन जो होता है ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन लॉ के द्वारा होता है, कानून के द्वारा किया जाता है, विच टेक प्लेस इन इवेंट ऑफ डेथ। ये कब होता है, जब डेथ हो जाती है शेयर होल्डर्स की, या शेयर होल्डर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, या शेयर होल्डर की लुलेसी हो जाती है, मतलब पागल हो जाता है, ठीक है, दिमाग की हालत सही नहीं होती है, उस केस में उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है उस पर्सन की, तो वहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बन जाता है, तो इसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। In case of transfer of offer, a formal instrument of transfer is required to be executed by both transferor and transferee of shares unless shares are held in demat form। ये बोला है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होती है ट्रांसफर की, जो रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी ट्रांसफरर भी होगा ट्रांसफर, दोनों को फॉलो करना पड़ता है जो भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। लेकिन डीमैट फॉर्म में रहेगा तो कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन में डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, ओनली इंटीमेशन इज टू बी गिवन टू द कंपनी अलोंग विद द सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ टाइटल। ट्रांसमिशन में कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल इंटीमेशन देना होता है, सूचना देनी होती है। ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी इज पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ता है, ट्रांसमिशन में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन बीइंग पुट बाय रेगुलेशन आर लॉ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं हो सकता अगर उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है किसी भी लॉ या रेगुलेशन के द्वारा, लेकिन ट्रांसमिशन में किसी तरह का प्रोविजंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ठीक है। यानी ये जो चीजें होती है ऑफिशियल होती है प्रोसेस में, लॉ के द्वारा होती है। और ये कब होती है, जब किसी भी शेयर होल्डर से मेंबर्स की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उसके लिए करना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी। यानी जो कंपनी है, कंपनी के पास बोरो करने का, यानी मार्केट से लोन लेने का, बैंक से लोन लेने का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का क्या राइट्स होता है। Power of a company to borrow money. A company is deemed to have powers to borrow money or issue debentures. कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे तब borrow कर सकती है, debenture issue कर सकती है। It is not necessary to include specific provision in the memorandum of association. कंपनी के memorandum of association में specific provision बनाने की जरूरत नहीं होती है। Public company cannot borrow money. Public company मनी बोरो नहीं कर सकती जब तक उसका बिजनेस कमेंसमेंट और बिजनेस का सर्टिफिकेट उसे नहीं आता। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसके पास भी पावर होती है, वो पैसे उधार ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी मीटिंग में। कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट देयर पावर टू बोरो मनी। कंपनी अपने पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है मनी बोरो करने के लिए, लेकिन इसके लिए मेंशन करना पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट तक। मैं एक सर्टेन अमाउंट तक ही पैसे ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ, ये चीज़ें कंपनी को मेंशन करनी पड़ती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। ऐसे करके, और जब भी कंपनी बोरो करेगी या उससे ज़्यादा बोरो करती है, जो भी लिमिट उसमें बताई गई है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स। तो मेंबर्स से उसे अप्रूवल लेने की जरूरत हो जाती है। जनरल मीटिंग में मेंबर्स अप्रूवल लेगी। मान लेते हैं कोई कंपनी 1 लाख रुपया शेयर, 1 लाख शेयर वो क्या क्या करना चाहती है, 1 लाख शेयर वो, सॉरी 1 लाख शेयर कह रहा हूँ, 1 लाख लोन लेना चाहती है। ये उसके प्रोविजंस में है, लेकिन 1 लाख से अगर ज़्यादा लेना चाहेगी तो फिर उसे कंपनी के मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जो बोरोइंग होती है कंपनी के अंदर, वो कहाँ से होती है, तो कंपनी जो बोरो कर सकती है वो कहाँ से कर सकती है, बैंक से कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकती है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसे मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी और मीटिंग्स में ये बताना पड़ेगा कि कंपनी बोरो कहाँ से कर रही है, किससे बोरो कर सकती है।
जब भी बोरो किया जाएगा तो उसको सारे बोरोइंग के रूल्स एंड कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो बोरो करना चाहती है तो पैसे कहाँ से आ सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर है जो उससे बोरो कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी कैन बोरो फ्रॉम डायरेक्टर्स और फ्रॉम इट्स रिलेटिव विदाउट एनी लिमिट। यानी प्राइवेट कंपनी जो पैसे लोन लेना चाहती है वो डायरेक्टर से ले सकती है, फिर डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकती है। दूसरा, कंपनी के मेंबर से ले सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी जब लोन लेना चाहेगी तो वो कंपनी के मेंबर से भी लोन ले सकती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे लोन जो भी लिया जाएगा यहाँ पे, तो ये बोला गया कि प्राइवेट कंपनी बोरो मनी फ्रॉम इट्स मेंबर अप टू द 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, free reserves and securities premium account of the company after taking the approval of its shareholders by passing ordinary resolution in a general meeting. Further, it can borrow money from its shareholders without any limit in case the company fulfills the following parameters. Company is not an associate or subsidiary company or any other company. The borrowing of the company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or rupees 50 crore, whichever is less. Company has not defaulted in repayment of its borrowing, subsisting at the time of accepting deposits. अगर प्राइवेट कंपनी अगर बोरो कर रही है अपने मेंबर से, तो पहले ये देखेंगे कि क्या उस मेंबर ने 100% अपने पेड अप शेयर कैपिटल दिया है। 100% किसका देखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट। उसके बाद ऑडिटेड रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, सारे शेयरहोल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके बाद जब वो बोरो करने जाएगी तो उसे फॉलोइंग कंडीशन भी देखना पड़ेगा। कंडीशन ये देखनी पड़ेगी कि वो जो कंपनी है वो किसी सब्सिडी कंपनी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब भी बोरोइंग किया जाएगा तो वो अपने जो भी पेड अप शेयर कैपिटल से उसका ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह 50 करोड़, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना ही बोरो कर सकती है। कंपनी अपने बोरोइंग रिपेमेंट्स का डिफॉल्ट ना किया हो। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद कंपनी जो है वो एम्प्लॉय से भी बोरो कर सकती है। कंपनी अपने एम्प्लॉय से भी बोरो कर सकती है, पैसे उधार ले सकती है। तो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हाउएवर द मैक्सिमम अमाउंट which can be borrowed from an employee shall not exceed the employee's annual salary। मतलब एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई कंपनी है एम्प्लॉय से पैसे उधार ले रही है तो उसकी जितनी एनुअल सैलरी उससे ज़्यादा वो लोन नहीं ले सकती उस एम्प्लॉय से। इसके बाद कंपनी एक दूसरी कंपनी से भी पैसे उधार ले सकती है। ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी लोन ले सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे पब्लिक कंपनी अगर लेना चाहे तो पब्लिक कंपनी भी सेम है, डायरेक्टर से ले सकती है लोन, एम्प्लॉय से भी ले सकती है। ठीक है, मेंबर से भी ले सकती है, लेकिन मेंबर से यहाँ पे लेगी तो यहाँ पे कंडीशन याद रखिए, बोरोइंग फ्रॉम मेंबर्स या बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। मेंबर से अगर लोन लेनी चाहेगी तो सबसे पहले ये देखेंगे अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी की नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज या टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का दो चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे उसका नेट वर्थ और दूसरा देखेंगे उसका टर्नओवर। अगर नेट वर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो वो लोन ले सकती है। दूसरा ये भी कंडीशन देखेंगे या फिर उसकी टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में वो पब्लिक कंपनी मेंबर से लोन ले सकती है। लेकिन इसके लिए ये भी देखना है कि आपको प्रायर कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ती है जनरल शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको कंपनी के रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगी बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है जो लोन ले सकती है। एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अप टू द 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर कोई एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो मेंबर से 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक ही वो लोन ले सकती है। और पब्लिक से अगर लेने जाएगी तो 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक लोन ले सकती है। अगर नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, नॉन एलिजिबल का मतलब ये चीज़ देखेंगे, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसकी 100 करोड़ से भी
100 करोड़ से कम नेटवर्थ है या फिर 500 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो वो कंपनी नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो जाती है। उस केस में वो मेंबर से कितने तक का लोन ले सकती है? 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ फ्रीडम से कैपिटल एंड फ्री डिजिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक की लोन ले सकती है। और पब्लिक से वो पैसे नहीं ले सकती, प्रोहिबिटेड है, पब्लिक से वो लोन नहीं ले सकती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। A memorandum of association serves as a constitution for a company and include the object clause among other regulations। मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी की जो पावर्स होती है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया होता है। अगर कंपनी अपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी उसकी पर्पस है उसके बाहर जाके काम करती है तो बोला जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने एक कंपनी है, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट था कि वो कंपनी वॉच बनाएगी, घड़ी बनाएगी। ऑब्जेक्ट में उसने ऐसा लिखा और पैसे लिए सारे शेयर होल्डर से। अब उसने अपनी ये ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वो अब गारमेंट्स बना रही है, कपड़े बना रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम किया, इस एक्ट को बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस। ये चीज लिखा गया है, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड द वायरस। देखो, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायरस मींस पावर। तो द अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायरस मींस पावर, यानी अपने पावर से बाहर जाके काम करना, उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीनिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपनी व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स given to the company by the objects specified in memorandum of association of the company। Let's explain the doctrine of ultra virus in details। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। एक फंडामेंटल लॉ पर इंडियन कंपनी एक्ट का होता है। इसमें कंपनी और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर होती है डायरेक्टर्स के द्वारा या ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के द्वारा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के द्वारा, इज बियॉन्ड द पावर वेस्टेड इन डायरेक्टर एंड कंपनी बाय ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं उसके बाहर जाके अगर कंपनी काम करती है या फिर कंपनी का डायरेक्टर काम करता है तो फिर इसको अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रा वायरस जब भी होती है तो वहाँ पे लायबल कौन होगा, जो पर्सन कर रहा है, यानी डायरेक्टर कर रहा है तो डायरेक्टर लायबल हो जाएगा, या अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी लायबल हो जाएगा। लीगल बाइंडिंग होती है किसके ऊपर, जो पर्सन लायबल होता है। यानी कोई भी एक्ट अगर अल्ट्रा वायरस के बाहर जाके काम किया आपने, अल्ट्रा वायरस हो गया, तो वहाँ पे जो पर्सन करता है वो लायबल होता है, कंपनी यहाँ पे लायबल नहीं होगी। कैनॉट बी हेल्ड लीगली बाइंडिंग फॉर द कंपनी। कंपनी कैनॉट परस्यू लीगल recourse to recover any money for any goods or services offered under an ultra virus contract। याद रखिए, इस सारी चीज में अल्ट्रा वायरस होती है। स्टॉपेज हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, एक्विजिशंस हो गया, डिले या रेटिफिकेशन हो गया, कैन नॉट रिटर्न, अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड इंट्रा वायरस ऑल दिस केसेस। ये सारे आपके इंट्रा वायरस केसेस में होते हैं। इसके अलावा जो भी होती है वो अल्ट्रा वायरस होती है। इसकी एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या एक्सेप्शंस है? एनी एक्ट दैट इज डन इन इरेगुलर मैनर बट इज अदरवाइज इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी वैलिडेट रेटिफाइड बाय द शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी ऐसा आपने एक्ट किया जो इंट्रा वायरस है, ठीक है, इरेगुलर मैनर है, या फिर सॉरी अल्ट्रा वायरस है, इरेगुलर मैनर है, तो उस केस में वो शेयरहोल्डर्स के द्वारा वैलिडेट या रेटिफाई किया जा सकता है। मतलब कि अगर कंपनी या कंपनी का डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो अल्ट्रा वायरस है, बाद में उसे मीटिंग में बुला के उसे सही करवाना ही रेटिफिकेशन कहलाता है। तो अगर शेयर होल्डर्स एग्री हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने कर दिया, ये कंपनी के वेलफेयर के लिए था, तो हम इसे हम मानते हैं, इसे हम वैलिड बोलते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो उस केस में वो रेटिफाई हो जाता है। तो फिर वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा, फिर इंट्रा वायरस हो जाएगा। सेम उसी तरह एनी एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट इज अदरवाइज इंट्रा वायरस द कंपनी कैन रेटिफाई द शेयर होल्डर बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सेम चीज, अगर डायरेक्टर कोई ऐसा अल्ट्रा वायरस काम करता है तो उसे शेयर होल्डर्स के द्वारा रेटिफाई किया जाएगा, तो फिर वो इंट्रा वायरस हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। एनी एक्ट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल्स
अगर आर्टिकल्स में जो भी चीजें लिखी गई उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं तो फिर वो क्या रेटिफाई हो सकता है? हाँ, रेटिफाई हो सकता है, अल्टर हो सकता है, लेकिन उसको अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ये केस भी एक यहाँ पे दिया गया है। इवन इफ अ प्रॉपर्टी एक्विजिशन बाय द कंपनी इज अल्ट्रा वायरस, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन किया और वो अल्ट्रा वायरस में आता है तो राइट ऑफ द कंपनी ऑफ ओवर सच प्रॉपर्टी विल बी स्टे सिक्योर्ड। तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर करो, उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर सिक्योर पोजीशन बनाओ। सिक्योर पोजीशन मतलब प्रॉपर्टी को आप देखो, अच्छे से उसकी देख रेख करो, उसकी इंश्योरेंस लो, उसको सिक्योर करने का अधिकार कंपनी के पास होता है, राइट्स होती है। तो ये भी अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। एनी इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट विल नॉट बी इनवैलिड। जब तक कोई इंसिडेंशियल या कंसिक्वेंशियल प्रभाव होता है अल्ट्रा वायरस से, वो तब तक इनवैलिड नहीं होगा जब तक कंपनीज एक्ट ने उसे मना न किया हो, या कोई एक्शन है जो इंट्रा वायरस है कंपनी के नेचर में, तो उसे हम अल्ट्रा वायरस तब तक नहीं मानेंगे जब तक मेमोरेंडम में स्पेशली उसे बताया नहीं गया हो। कितने तरह के अल्ट्रा वायरस होते हैं और उसका रेटिफिकेशन कैसे होता है? एक होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट, दूसरा होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज, तीसरा होता है अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल ऑफ कंपनी, एंड चौथा होता है अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी एक्ट के द्वारा कंपनी एक्ट का अल्ट्रा वायरस हो रहा है तो वहां पे वो शुरू से ही वर्ड एश्योर होता है, उसका रेटिफिकेशन किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर मेमोरेंडम में जो भी चीजें लिखी है उसके बाहर जाकर अगर आपने काम किया तो ये भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता शेयर होल्डर्स के द्वारा, चाहे ये पूरे शेयर होल्डर्स ने ही क्यों ना इसे रेटिफाई करने की कोशिश की हो। रेटिफिकेशन इन दोनों में नहीं हो सकता, याद रखिए, कंपनी एक्ट का और मेमोरेंडम का। आर्टिकल्स से अगर कोई एक्ट लिखा गया उसके बाहर जाके अगर उसके बाहर जाके कोई काम किया गया है तो वो अल्ट्रा वायरस है, और उस अल्ट्रा वायरस को इंट्रा वायरस बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो रेटिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है कि कंपनी का जो ट्रैक्टर है वो अगर अल्ट्रा वायरस करे तो उसका भी रेटिफिकेशन किया जा सकता है। तो रेटिफिकेशन इन दोनों का होगा, तीसरे और चौथे का रेटिफिकेशन होगा शेयरहोल्डर्स के द्वारा, पहले दूसरे का किसी भी हाल में रेटिफिकेशन नहीं होगा। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन टू क्लॉज सेक्शन टू क्लॉज 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि चार्ज क्या होती है। चार्ज एज एन इंटरेस्ट और lien created on property or asset of the company or any of its undertakings or both as a security and includes a mortgage। चार्ज का मतलब यह होता है एक तरह का इंटरेस्ट या अधिकार होता है जो कंपनी के एसेट या कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है। इसका ये पर्पस होता है कि ये सिक्योरिटी पर्पस से ही इसका कंपनी के एसेट या प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। चार्ज इज एन इंटरेस्ट और a lien. It is created on a property or asset of the company or any of its undertaking and both. It is created as security for payment of a loan. The charge includes mortgages. मान लेते हैं ये कंपनी है, यहाँ पे देखते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी का बैंक है, मतलब बैंक है दूसरी बैंक है। बैंक से कंपनी ने लोन लिया और बदले में इसने इस बैंक को सिक्योरिटी में एक लैंड रख दी। तो ये जो लैंड सिक्योरिटी में रखा है, इस लैंड के ऊपर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो चार्ज का मतलब ये क्या हुआ, इस सिक्योरिटी में लैंड को रख दिया है यहाँ पे बैंक के पास और बैंक से लोन ले लिया है। तो इस लैंड के ऊपर, यानी लैंड क्या प्रॉपर्टी है कंपनी की, तो कंपनी के प्रॉपर्टी या कंपनी के एसेट के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट या लोन या अधिकार हम दे देते हैं बैंक को कि ये लैंड अब आपका है जब तक मैं लोन वापस नहीं कर दूं, तो इसको बोला जाएगा चार्ज क्रिएट हो चुका है। अब ये लैंड हम किस फॉर्म में रख सकते हैं, मॉर्टगेज के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, मॉर्टगेज के फॉर्म में, प्लेज के फॉर्म में, हाइपोथिकेशन के फॉर्म में भी रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक एसेट है जो वो बैंक के पास नहीं है, दीज एसेट आर प्री परमानेंट नेचर होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होती है, ऑफिस प्रीमाइसेस होती है, मशीनरी इंस्टॉल जो होती है कंपनी में वो होती है, ये सब फिक्स होती है।
ये मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल होती है, तो इनको बोला जाएगा फिक्स चार्ज। अगर इन सब एसेट के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो उसको बोलेंगे फिक्स चार्ज। फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड बाय द वे ऑफ मॉर्टगेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल। फिक्स चार्ज जो होता है वो क्रिएट किया जाता है मॉर्टगेज या डिपॉजिट के द्वारा। Where the charge is created on such asset, the charge remains fixed and borrowing company is not permitted to sell such asset to its may use। अगर किसी संपत्ति के ऊपर, किसी भी एसेट या प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है तो वो एसेट फिर कंपनी बेच नहीं सकती है, कंपनी उस एसेट को बेच नहीं सकती। ठीक है, ये चीज बोला गया है। फिक्स चार्ज इज वैकेट व्हेन द मनी बोरो अगेंस्ट द एसेट सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज इज रिपेड इन फुल। फिक्स चार्ज क्या है, वैकेटेड होती है जब तक पूरी मनी जो बोरो किया गया है उस एसेट के वजह से वो पूरा पे ना किया, तब तक उस फिक्स चार्ज को हम वैकेट नहीं कर सकते। इसका उल्टा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट या क्लास ऑफ एसेट व्हिच आर ऑफ द फ्लक्चुएटिंग नेचर, चेंजिंग इन द नेचर लाइक रॉ मटेरियल्स, स्टॉक इन ट्रेड स्टेटस। इन सब के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट होता है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। The asset under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale। ठीक, तो ये देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, यानी अगर स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स रॉ मटेरियल इन सबसे ऊपर अगर चार्ज क्रिएट होता है तो ये क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे। एग्जांपल टू है यहाँ पे, रिटेल शोरूम विल कंटेन न्यूमरस आर्टिकल्स kept for sale। The owner of showroom might have borrowed against the security for all those goods in the showroom, but he may still sell or otherwise deal with them in the ordinary course of business। The buyer will get free of charge। ये हो जाएगा यहाँ पे। डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है मॉर्टगेज एंड चार्ज के अंदर, ये आता है आपको क्वेश्चन पक्का पूछता है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। मॉर्टगेज एंड चार्ज में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है। Mortgage implies the transfer of ownership interest in a particular immovable asset। Mortgage वहाँ पे आता है जहाँ पे हम ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं ऐसे एसेट की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज रेफर टू सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग द डेट बाय वे ऑफ प्लेस, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। तो चार्ज एक ऐसा तरीका होता है जो डेप्ट को सिक्योर करने के लिए हम लोग करते हैं, और ये कितने सारे तरीके होते हैं चार्ज क्रिएट करने का, प्लेस हो सकता है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, मॉर्टगेज हो सकता है। क्रिएशन जो किया जाएगा, मॉर्टगेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज। चार्ज इज क्रिएटेड आइदर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज कंसर्न। ओके, तो चार्ज यहाँ पे जो क्रिएट किया जाएगा वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होता है, लॉ के द्वारा हो सकता है, या पार्टीज जो कंसर्न होती है वही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है मॉर्टगेज वो एक्ट ऑफ पार्टीज होती है। रजिस्ट्रेशन, मॉर्टगेज में रजिस्टर करवाना जरूरी रहता है। ठीक है, कहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा करवाएंगे इसे। व्हेन द चार्ज इज रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी अदरवाइज नॉट। अगर चार्ज जो क्रिएट किया गया है वो पार्टीज के द्वारा किया गया है, पार्टीज के द्वारा यहाँ पे हो रहा है चार्ज क्रिएट, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। टर्म क्या होती है, ये फिक्स होती है, इनफाइनाइट होता है, ये हम हमेशा के लिए होता है, ये फिक्स समय होता है इसका। मॉर्टगेज पर्सनल लायबिलिटी, इन जनरल मॉर्टगेज कैरी पर्सनल लायबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन एक्सक्लूडेड बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली मॉर्टगेज जो होता है वो पर्सनल लायबिलिटी होती है यहाँ पे, जब तक ये एक्सप्रेसली बताया ना जाए। इसमें नॉन पर्सनल लायबिलिटी होती है, ठीक है, यानी इसमें पर्सनली कोई लायबल नहीं होता चार्ज, इसमें नो पर्सनल लायबल, इसमें पर्सनली लायबल होता है। ये जरा सा मैंने चार्ज के बारे में बताया। चार्ज डिनोट इम्पेडिएंट ओवर द टाइटल प्रॉपर्टीज। चार्ज क्या होता है, इम्पेडिएंट होता है, मतलब किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए चार्ज क्रिएट किया जाता है। ये चीज मैंने बताया था। चार्ज के अंदर मॉर्टगेज भी आती है। डिवेंचर्स देख लेते हैं। व्हाट इज डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का सेक्शन बताया गया है, डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 30 में। Debenture include debenture stock, bonds, or any other instrument of the company, evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not, providing that instrument reference respectively, Reserve Bank of India Act, such other instrument as may be prescribed by central government in the consultation with the Reserve Bank of India issued by the company.
shall not be treated as debentures. डिबेंचर एक तरह का बॉन्ड होता है, डेब्ट होता है, ठीक है, स्टॉक होता है, कंपनी का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक एविडेंस होती है कि मैंने कंपनी जो है वो लोन ली है, ठीक है, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट होता है। फीचर्स क्या होती है, ये सारे फीचर्स